Hello, my dear students. Good morning to all of you. I am Dr. Meghbal, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya number 2, Eklingarh, Udaipur. I am here to teach Statistics for Economics, class 11. Today we will study about the chapter 3, Organization of Data, and in which we will study about part first. And part first includes classification of data. So let's start the topic classification of data. Stages of statistical investigation. स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो उसकी क्या स्टेजेज होती है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो द स्टेजेज आर कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, presentation of data, analysis of data, and interpretation of results. As we studied in collection of data, that is the different ways of collecting primary data. We have also studied about the secondary data and how data are collected through the different modes of data collection. And today we will study about the organization of data, that also includes classification of data. So first we will know that what is organization of data. You can see this picture that the data are given. These are called raw data, and raw data are systematically arranged. When raw data are systematically arranged, it is the organization of data. Organization of data. Organization of data refers to the arrangement of the figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. जब हम डेटा को सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर डेटा की क्लास जो है दूसरे क्लास से कंपेयर की जा सके कि एक पर्टिकुलर क्लास में और उसी से मिलती जुलती दूसरी क्लास में क्या डिफरेंसेज है और क्या सिमिलरिटीज़ है, तो हम डेटा की जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं और डेटा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है. एक और इसका एग्जांपल है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. मतलब कि क्लास जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का ही एक पार्ट है और हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से उसका एग्जाम्पल है. हम ऑर्गेनाइज डेटा कई तरीके से करते हैं, तो एक तरीका है क्लासिफिकेशन. अब देखिए, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है और उन बुक्स को अगर हम सिस्टमेटिक अरेंज नहीं करेंगे तो फिर वो अव्यवस्थित रखी हुई होगी, और अगर हम व्यवस्थित कर देंगे तो वो एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है. अब व्यवस्थित करने के लिए हम उसको सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं और उसको पर्टिकुलर क्लास वाइज उसको कर सकते हैं. इसके अलावा एडिशन के हिसाब से कर सकते हैं कि ओल्ड एडिशन की बुक्स कौन सी है, न्यू एडिशन वाली बुक्स कौन सी है. अगर हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देंगे तो हमारी स्टडी आसान हो जाएगी. तो जनरली जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, तो उनको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना और उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर देना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, व्हाट विल बी द डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. जब हम डेटा के ग्रुप्स बना देते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनकी विशेषता के अकॉर्डिंग, उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग, तो वो अलग अलग ग्रुप जो है, अलग अलग ग्रुप में हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो वो एक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है. ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है कि जनरली हम डेटा का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तो आइए हम इसकी स्टडी करते हैं. टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा. डेटा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं. टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग. डेटा को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं. टू फैसिलिटेट
कंपैरिजन। एक ग्रुप के डेटा को दूसरे ग्रुप के डेटा से कंपेयर करने के लिए हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ईजी, जब हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसको उपयोगी बनाते हैं, हमारी लाइफ में किस टाइप से वो उपयोगी है, किस टाइप से हम उसको यूज़ करते हैं, उसको यूजेबल बनाते हैं, तो वो एक प्रकार से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। तो वो हम क्लासिफिकेशन के बाद ही कर सकते हैं। टू अरेंज एंड पुट द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा को उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनकी एक पर्टिकुलर विशेषता के हिसाब से हम उसको सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए भी उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे एक विद्यालय में मान लो 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो अलग अलग कक्षाओं में हम उनको बैठाते हैं एज के हिसाब से और उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, तभी एक पर्टिकुलर क्लास बनती है। और इसलिए हम जनरली कहते हैं क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। तो जितने भी विद्यार्थी स्कूल में आते हैं तो वो उन सभी विद्यार्थियों का क्लासिफिकेशन है। और अगर हम उनका क्लासिफिकेशन उनको एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं रखेंगे, और जैसे असेंबली होती है तो असेंबली के समय सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और उसमें भी अगर हम उसको सिस्टमेटिक अरेंज नहीं करेंगे, सभी बच्चे मिक्स होंगे कि 12वीं क्लास के बच्चे के साथ पहली क्लास वाला बच्चा खड़ा है, 7वीं क्लास वाले बच्चे के साथ 9th क्लास वाला बच्चा खड़ा है, तो वो अव्यवस्थित रूप से रहेंगे, तो फिर हम उनको सही तरह से नॉलेज उनको नहीं दे पाएंगे। तो सभी बच्चों को अलग अलग क्लास में डिवाइड करना ज़रूरी होता है, और उसी के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें उनको नॉलेज देना होता है। तो इसी टाइप से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को भी एक पर्टिकुलर क्लास में डिवाइड करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको उपयोगी बना सकें। So now we will study about the types of classification. So there are 4 major types of classification. First we will take chronological classification, second geographical classification, third qualitative classification, and fourth quantitative classification. So first we will study about the chronological classification. देखते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। When data are observed over a period of time, the type of classification is known as chronological classification. जब डेटा को हम पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं और उनकी उसको क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे 1995 की एक क्लास बना दी, फिर 1996 की एक क्लास बना दी, फिर 1997 की एक क्लास बना दी। तो इस टाइप से हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डेटा को अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं, तो वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। नेशनल इनकम, वी कैन टेक द एग्जांपल्स। नेशनल इनकम फिगर्स, जो नेशनल इनकम होती है कि मान लीजिए कि 2017 में हमारे नेशनल इनकम कितनी थी, 2018 में फिर कितनी बढ़कर के कितनी हो गई, फिर 2019 में बढ़कर कितनी हो गई। तो नेशनल इनकम के फिगर्स है, उनका अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमें क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। वी कैन टेक मोर एग्जांपल। एनुअल आउटपुट ऑफ व्हीट, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क are some examples of chronological classification. For example, we may present the figures of population or production, sales, etc. अगर हमारे पास में पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है, या किसी कंपनी के सेल से रिलेटेड डेटा है, या फिर किसी कंपनी या किसी फार्म के प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा है, तो फिर हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे, तो फिर वो हमारा एक क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दैट इज गिवन फ्रॉम 1941 टू 1991। 1941 से लगाकर 1991 तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो उसको हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1941 में जो पॉपुलेशन थी 31.87 करोड़।
फिर ये पॉपुलेशन बढ़कर के 1951 में 36.11 करोड़ हो गई। तो इस टाइप से ये पॉपुलेशन 10 इयर्स में सेंसस होती है और 10 इयर्स के बाद में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी वो हम इसमें शो कर रहे हैं। इसी टाइप से अगले 10 साल में और पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर और अगले 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये ईयर वाइज हमने पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन किया है। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। जब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेटियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइए हम इसकी स्टडी करते हैं। व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन। जब डेटा को हम एक ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन मतलब कि एक स्टेट हो सकता है, एक कंट्री हो सकता है, एक विलेज हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो वो हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हुआ। लाइक स्टेट्स, cities, regions, zones, areas, etc. It is called a geographical classification. For example, the production of food grains in India may be presented state-wise in following manner. कि अगर मान लो हमारे पास में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के डेटा है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में कितना फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, मान लो हमने फूड ग्रेन वीट ले लिया, तो पंजाब में वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ, फिर उसी साल में राजस्थान में वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ, फिर उसी वर्ष उत्तर प्रदेश में वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इस टाइप से हम एरिया के हिसाब से या फिर हम कह सकते हैं लोकेशन के हिसाब से डेटा को क्लासिफाई करते हैं, तो वो ज्योग्राफिकल या फिर स्पेटियल क्लासिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल वी कैन टेक द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज गिवन हियर एंड द नेम ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो गिवन हियर। आंध्र प्रदेश, the production is in tons 1093.90 tons, and in Bihar 12,899.89 tons of production. Similarly, in Punjab there is 21,788.20 tons of food grains production. तो हमने अलग अलग एरिया में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से हमने ले लिया। तो ये जो हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया वो एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। वी में फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। हमने पॉपुलेशन को मेल या फीमेल में डिवाइड कर दिया कि एक पर्टिकुलर प्लेस की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसमें मेल मेंबर कितना है और फीमेल मेंबर कितना है। On the basis of the attributes of sex, each of this class may be further subdivided into literate and illiterate. अब उस पॉपुलेशन को हम लिटरेट और इलिटरेट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन मान लीजिए 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ में से कितने मेल मेंबर है, कितने फीमेल मेंबर है, या फिर कितने लिटरेट है। मान लो कि 100 करोड़ में से 60 करोड़ लिटरेट है और 40 करोड़ इलिटरेट है। तो इस टाइप से हमने एट्रीब्यूट्स के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा। फर्दर क्लासिफिकेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेम अदर एट्रीब्यूट्स से एम्प्लॉयमेंट। और भी कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लिटरेसी हो सकता है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो सकता है, रिलीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो इस टाइप से हम पॉपुलेशन को अलग अलग अर्बन और रूरल के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो कई प्रकार के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा। एग्जाम्पल इज गिवन हियर, नंबर ऑफ फार्म्स and those number of farms has been divided into two parts, rain fed and irrigated। तो मतलब टोटल फार्म्स कितने, मान लो 100 फार्म्स की हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें से रेन फेड मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड कौन कितने हैं, मान लो 60 इसके अंदर बारिश के ऊपर डिपेंड है और 40 फार्म्स ऐसे हैं जिसके अंदर इरिगेशन होती है। अब रेन फेड है उसको भी हमने अलग अलग टाइप से डिवाइड कर दिया, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने वाले और वेज क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने वाले। फिर इरिगेटेड में भी हमने डिवाइड कर दिया, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने वाले और वेज क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने वाले। तो इस टाइप से हमने
फार्म्स को उनकी क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन? नाउ वी विल स्टडी। The quantitative classification is refers to the classification of data according to some characteristics that can be measured, such as height, weight, income, sales, profit, production, etc. अगर हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जिनको आसानी से मेजर किया जा सकता है, जैसे कि हमने हाइट के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया या वेट के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। मान लो कि क्लास 11th में 50 बच्चे हैं और उनको हमने वेट के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया। 70 kg से ऊपर का एक ग्रुप बना दिया और 50 से 70 के बीच का एक ग्रुप बना दिया। फिर हमने 40 से 50 के बीच का एक ग्रुप बना दिया और फिर 30 से 40 का एक ग्रुप बना दिया। तो इस टाइप से हमने वेट के हिसाब से उसके अलग अलग ग्रुप हम बना सकते हैं। इनकम, पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से भी हम अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, ये सब क्वांटिटी के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि प्रॉफिट, मान लो फर्म्स की स्टडी करते हैं, उस फर्म्स में टोटल फर्म्स है, मान लो जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें 1000 फर्म्स है और उन 1000 फर्म्स में से कितनी फर्म्स ऐसी है जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। फिर कितनी फर्म्स ऐसी है जिसने 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में प्रॉफिट अर्न किया। फिर तीसरी क्वालिटी में हम रख सकते हैं कितनी फर्म्स ऐसी है जिन्होंने 25 लाख से 50 लाख के बीच में प्रॉफिट अर्न किया। तो इस टाइप से हमने क्वांटिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। वी कैन मोर एग्जाम्पल्स। द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेट्स एंड हाइट एट्सेट्रा। नाउ वी विल understand this concept through this example, through this table. In this table it is given that weight of the students is 40 to 50 and number of students are 60। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्कूल में 40 से 50 kg वेट वाले टोटल 60 बच्चे हैं। इसी टाइप से 50 और 60 के बीच में 50 kg से 60 kg वेट ग्रुप में 50 बच्चे हैं। इसी टाइप से 60 kg और 70 kg वेट के ग्रुप में 28 बच्चे हैं। तो इस टाइप से हमने इसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन किया। नाउ वी विल स्टडी दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। अब हमने तरह तरह का क्लासिफिकेशन करके बताया आपको, तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन करने की गुड क्वालिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है कि किस टाइप से हम एक अच्छा क्लासिफिकेशन करें ताकि उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट्स देखने को मिले। तो जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि उसको विस्तृत रूप होना चाहिए और आसानी से वो समझ में आ जाए किसी को भी कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो इसका बेस ये है या फिर इसका क्राइटेरिया ये है। फिर क्लैरिटी, जो भी हमने बेस डिसाइड किया, जैसे हाइट के हिसाब से किया मतलब कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, और क्वालिटी के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर दिया, तो जो भी हमारा क्राइटेरिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। होमोजीनिटी का मतलब होता है कि जो हमने क्लास बनाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हमने एक पर्टिकुलर क्लास बनाई तो वो सब उसमें करेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्लास के अंदर ही हमें समझ में नहीं आए कि एक ग्रुप बनाया है तो उसमें क्वालिटीज़ कुछ मिल ही नहीं रही है, और तो वो होमोजीनिटी उसके अंदर नहीं है, वो हिट्रोजीनिटी होगी। तो हिट्रोजीनिटी वाला ग्रुप है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। जैसा कि हमारे विद्यालय में एक एग्जाम्पल लिया जाता है कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चे होते हैं वो 5 साल से 7 साल की एज ग्रुप वाले होते हैं जब वो फर्स्ट में उनका एडमिशन होता है। तो वो एक होमोजीनिटी ऑफ द ग्रुप है, क्योंकि अगर मान लो आप इसमें हम फर्स्ट क्लास में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे लेंगे, कोई 5 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, तो फिर उसमें होमोजीनिटी नहीं होगी, वो एक क्लास नहीं हो सकती। तो एक रूपता होनी चाहिए। जो भी ग्रुप हमने बनाया है उसमें ग्रुप में एक रूपता होनी चाहिए, ग्रुप में सिमिलरिटीज़ दिखनी चाहिए। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से जब हम कंपैरिजन करें तो उनके बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सूटेबिलिटी,
जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो सूटेबल होना चाहिए, उसका बेस है वो सूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो जिसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं, या फिर जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं। तो सूटेबल होना चाहिए, जो ग्रुप हमने बनाया वो सूटेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, वो जो हमारा ग्रुप है, जो क्लासिफिकेशन है वो स्टेबल होना चाहिए। एलास्टिक मीन्स हमें अगर मान लो किसी कारणवश या परिस्थितिवश उसमें चेंज करना पड़े तो फिर हम उसमें आसानी से चेंज कर सके, तो उसमें ये एलास्टिसिटी होनी चाहिए। पर्टिकुलर रिजिडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कठोरता उसमें नहीं होनी चाहिए। और अगर हम उसमें कुछ चेंज करें या फिर हम उसको बदलना चाहें तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। तो इस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है और क्लासिफिकेशन करने के लिए उसके कौन कौन से बेस होते हैं जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी स्टडी की। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच for watching this video. Please like, share and subscribe my channel if you have really liked this video. Thank you once again.